क्यों बंद हो गया? ये अपने नाम से निकला हुआ है से आपको ये छोटा आज तो चला गया तो ऑलरेडी शायद दे चुके तो इस तरीके से हमें मैसेज भेजना तो समझ में आएगा कि ये So we are starting with another investigation in retina, and that is fundus fluorescent angiography. तो हम इसका नाम कई बार सुन चुके हैं. I would just like to know what is known about it. क्या जानते हैं हम इसके बारे में? Can we break the words and understand something? Okay. Anybody would like to add anything? चेक कर रहे हैं और बॉडी कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है. हाँ, और यूएस टीपी. Okay. See, the fundus we are talking about over here is the retina, the choroid, the vitreous, everything that is behind the lens. ठीक है. फ्लोरेसेंट हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का यूज कर रहे हैं सो दैट वी कैन बेटर विजुअलाइज द स्ट्रक्चर्स. एंजियोग्राफी की हम बात करें, एंजियोग्राफी एक बहुत कॉमन टर्म है जिसमें कि हम को पूरा चेक कर रहे हैं द रूट, द फ्लो, एवरीथिंग. ठीक है. तो ये हो गया फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी. ये किस पर्पज से यूज हो रहा है? व्हाट इज द पर्पज? अभी हमने बात करी. इट इज द विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स कि जो रेटिनल वैस्कुलेचर है उसको हम विजुअलाइज कर ले, द नॉर्मल फिजियोलॉजी, उसके हम डिजीज देख ले यहाँ पे. ठीक है. उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसको देख ले, बट द डाई इज इंजेक्टेड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है. दैट इज वन पॉइंट ओवर हियर. द सेकंड इज कि हम वैस्कुलर इंटेग्रिटी और ब्लड रेटिनल बैरियर की इंटेग्रिटी को चेक कर रहे हैं. ठीक है. तो ये इसका पर्पस है यहाँ पे. अगर हम ल्यूमिनेसेंस की बात करें तो ये क्या है? ल्यूमिनेसेंस एक किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको अगर आप एक्साइट कर रहे हो तो वो अपने एनर्जी जो रहता है उसको बढ़ाएगा. द इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट इनटू अ हायर एनर्जी शेल. वहां पर जाने के बाद इट विल बिकम एक्सट्रीमली अनस्टेबल, सेल्फ डिके होना स्टार्ट होगा. द इलेक्ट्रॉन्स विल कम डाउन टू द लोअर एनर्जी लेवल्स एंड बिकम स्टेबल अगेन. एंड the remnant जो बीच में बचा था एनर्जी, that will be emitted as a visible spectrum of light, that is known as luminescence. And a part of luminescence is fluorescence. ठीक है. तो हम ये जानते हैं this is the visible spectrum of light which ranges from 400 to 700 nanometers Vibgyor, which is known to us. ठीक है. तो the lower wavelength is blue, the higher is red और बाकी सब intermediate हो जाते हैं. ठीक है. तो फ्लोरेसेंस वो टाइप का ल्यूमिनेसेंस है विच इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस एक्साइटेशन. ठीक है. आपने एक्साइटेशन बंद किया और वहां पे ही फ्लोरेसेंस बंद हो जाएगा. ठीक है. तो फ्लोरेसेंस में क्या हो रहा है? एक शॉर्टर वेवलेंथ से हम उसको एक्साइट कर रहे हैं एंड वो एक हायर वेवलेंथ की लाइट दे रहा है. ठीक है. तो इसमें आगे बढ़ने से पहले वी वुड लाइक टू ब्रश अगेन द वैस्कुलर सिस्टम. ठीक है. वैस्कुलर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक? The retinal vasculature, क्या पढ़ा हमने इसके बारे में? Where does it originate from? Ophthalmic artery originates from the internal carotid artery. Then it gives central retinal artery and ciliary artery. These are short posterior ciliary and long posterior ciliary arteries. ठीक है. And इस तरह से vasculature जो है वो आगे work करता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, this is the internal carotid artery, this one. यहाँ से ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ओरिजिनेट करी. यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास एक शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी आ रही है जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है. उधर भी ऊपर की तरफ भी एक जा रही है. देन वी हैव अ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी व्हिच इज इन द सबस्टेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व. ठीक है. तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है? द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड द शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी में क्या डिफरेंस है? हमने देखा बिफोर एंटरिंग ये इतने मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई.
ठीक है, द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इज गोइंग फार अहेड, उसके बाद डिवाइड होना शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे जब डिविजन्स हो रहे हैं, डिवाइड होते होते ये लोब्यूल्स के फॉर्म में पूरा सेगमेंटल मैनर में सप्लाई करती है टू द कोरॉइड। सेगमेंटल मैनर में जब कोरॉइड को सप्लाई मिल रहा है, देयर इज अ सेंट्रल वास्कुलेचर एंड देन देयर इज द पेरिफेरल, आपका सब्सटेंस जो रहता है वो रहेगा। ठीक है, और जब हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की बात करते हैं तो ये फिर 4 क्वाड्रेंट्स के लिए डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और वो बहुत अंदर जाके डिवाइड हो रही है। ठीक, अब इसके बाद सेंट्रल रेटिनल आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है? द इनर 6 लेयर्स ऑफ रेटिना। ठीक है, एंड द ऑप्टिक नर्व हेड। ठीक है, the superficial area is completely supplied by central retinal artery and the parts are supplied in association with the ciliary arteries in the circle of Zinn and Haller, यहाँ पे पीछे। ठीक है, तो इस तरह से सप्लाई हो रहा है टू द ऑप्टिक नर्व हेड एंड द रेटिना, एंड सेगमेंटल मैनर में द शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज आर सप्लाइंग द कोरॉइड। ठीक है, इतना सप्लाई हो रहा है। इसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं ब्लड रेटिनल बैरियर्स। ठीक है, ब्लड रेटिनल बैरियर्स हम पढ़ चुके हैं, कितने हैं? इनर एंड आउटर। तो इनर में क्या रहता है जो बैरियर का वर्क कर रहा है? endothelial cells in the capillary system, they are compactly attached, they have tight junctions, उसके कारण वहां से कोई लीकेज नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड आउटर रेटिनल बैरियर इज फॉर्म्ड बाय RPE, the tight junctions between them, the zona occludens, इन सब के कारण वो लीक नहीं हो पाता है। So what is the difference between this circulation and the choroidal circulation again? choroidal circulation में कौन कौन सी वेसल्स होती हैं, कौन सी लेयर्स होती हैं? We have Haller's layer, which is the larger blood vessels. Then we have Sattler's layer, which is medium-sized blood vessels. Then we have choriocapillaries, which are small-sized vessels. ठीक है, तो Haller's और Sattler's layer जो रहती हैं, they are very compact again. They are non-permeable. ठीक है, लेकिन अगर आप choriocapillaries पे आते हो, they are fenestrated. Fenestration के कारण उसके बीच में से diffusion होना शुरू हो जाएगा. This diffusion will collect within the choriocapillaries. It will go through the retinal pigment epithelium, and that is how it supplies the outer 4 layers of retina. ठीक है, तो यहाँ से जब डिफ्यूजन हो रहा है और अगर हम कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल डाल रहे हैं तो क्या होगा? कोर कैपिलरीज से लीक होगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी एक्चुअली सी द पैटर्न्स। तो आगे बढ़ते हैं, हम जो डाई यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर सोडियम फ्लोरेसेंट डाई होती है, इट्स अ हाई मॉलिक्यूलर वेट डाई। ठीक है, ये जो रहती है हमारे पास वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशंस में अवेलेबल रहती है, इट्स इन ऑरेंज कलर्ड डाई, और ये फोटोसेंसिटिव रहती है, तो इट इज अवेलेबल इन ब्राउन कलर्ड वायल्स। ठीक है, अब इनके जो कॉन्सेंट्रेशंस अवेलेबल रहते हैं, दीज आर 25% इन 3 ml। ठीक है, देन वी हैव 10% in 5 ml and we have, sorry, हाँ, and we have 5% in 10 ml। तीनों में क्या डिफरेंस होगा? फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इधर का कुछ कैलकुलेशन नहीं पूछना चाह रही हूँ। राइट, एक अपन को ज्यादा इंजेक्ट करना पड़ेगा और इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्लोरेसेंस पैटर्न। ठीक है, ऑलरेडी ब्लड में जब वो चीज जाएगी वो डाइल्यूट हो जाएगी, एंड अगर वो डाइल्यूट होने के बाद रीच कर रही है इन द रेटिना, तो फ्लोरेसेंस कितना हो रहा है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें वेरी कर जाएंगी। ठीक है, इफ यू आर ऑलरेडी इंजेक्टिंग अ डाइल्यूटेड वर्जन तो क्या होगा कि और ही आपको डाइल्यूटेड पैटर्न्स मिलेंगे, वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है, इसलिए द कॉमन वन यूज्ड इज 25% इन 3 ml जो हम यूज करते हैं, वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट आल्सो टू बी इंजेक्टेड। कम टाइम में हम उसको इंजेक्ट कर लेते हैं, 2 to 3 seconds, मैक्सिमम 5 seconds में हम पुश कर लेते हैं। देयर आर लेस चांसेस ऑफ एक्स्ट्रावेसेशन आल्सो, लेस चांसेस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इंजेक्शन। जैसे नॉजिया वॉमिटिंग जो रहता है ये यूजुअली इंजेक्शन के साथ होता है, इफ वी इंजेक्ट विद इन सेकेंड्स दैट इज ओके, अदरवाइज प्रोलॉन्ग इंजेक्शन के साथ दोज चांसेस आल्सो इंक्रीज, बट ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन इज लो, तो उसके कारण कई लोग हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो भी कम फेस करते हैं, ऑल्सो रीनल कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। देन वी स्टडीड कि फ्लोरेसेंस क्या था, लोअर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, इट इज एब्जॉर्बिंग द ब्लू लाइट व्हिच इज फ्रॉम द 469 to 495 nanometer spectrum, and it is emitting a higher energy, higher wavelength light which is 520 to 530 nanometers, which is green light।
ठीक है, एंड इट इज 80% बाउंड टू प्रोटीन्स व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर एंजियोग्राफी। ठीक है, ये ब्राउन फॉर्म में आपको नहीं मिल पाएगा। व्हाट इज अवेलेबल इज द 20% soluble form only. It is excreted from the kidneys as well as the liver within 24 to 36 hours. Again important. Why? Excretion कराने के लिए there should be a normal function of these organs, no? तो again important हो जाता है. If you see the circulation of sodium fluorescent towards the eye, what is happening? We are injecting into the arm. Commonly the antecubital vein is used. उसमें आप inject करोगे, it goes into the venous circulation first, the vena cava, then it goes to the heart, then it goes to the arterial system. उसके बाद internal carotid artery, ophthalmic artery, and then the arteries that we are looking for. ठीक है, so it's a long circulation, and इस सब के लिए there should be a good health of all these areas. ठीक है, तो ये important हो जाता है. Coming to the side effects, अगर हम देखें तो discoloration of skin and urine is a possibility, and it is the maximum possible thing जो कि होती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा अपन patients में देखते हैं कि this thing is happening. If the patient is not counseled well, the patient usually comes back to you that this and this is happening to us. तो this is an important part of the consent कि आप ये चीज उसको explain करोगे. ठीक है, and अगर discoloration of skin हो रहा है तो उसके साथ कोई issue हो सकता है. We said the dye is photosensitive. Okay, if it is circulating inside the body, then there is a possibility of sensitivity to sunlight to the patient. ठीक है, post the injections. तो इसलिए आपको advise करना है patient को that the patient should not step out in the sun for 24 to 36 hours because the patient might face some reactions. ठीक है, इसके बाद extravasation of injected dye. You should always check for the patency of the cannula because extravasation is a very painful condition. अगर वहीं पे localized area में extravasation हो गया है, the patient might have lot of pain, sometimes even necrosis can happen. तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि patency before injecting the dye you have to check. ठीक है, and this can be treated with cold compressions, but be sure कि ना जाए. ठीक है, then nausea, vomiting, one of the most common again. Itching and rashes, again a common possibility. Sneezing and wheezing for hypersensitivity reactions, it is possible. Vasovagal episodes and syncopes are common again, so you should be prepared for it. Then there is a possibility of anaphylactic reactions which can be serious, तो आपके पास एक emergency drug kit होनी चाहिए. There can be myocardial infarctions. This is extremely rare, लेकिन हो सकता है because it has been documented in the largest of the studies. Also, death has been reported in 1 in 2,20,000 patients. ठीक है. Coming to the indications, indications क्या होंगे? Retinal vascular disorders, ठीक है, vascular malformations हो सकते हैं, tumors हो सकते हैं, कुछ choroidal diseases में भी हम इसको use कर सकते हैं, though not very commonly. ठीक है, उसके अलावा macular disorders हो सकते हैं. ठीक है, optic nerve diseases भी हो सकते हैं जिसमें कि हम कुछ चीजें rule out करने के लिए इसको use कर सकते हैं. ठीक है, तो all these can be the indications. There are certain contraindications also. एब्सोल्यूट में आ जाता है कि आपको एब्सोल्यूट एलर्जी है फ्लोरेसेंस से या आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड से, जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आप ना यूज करो इसको. ऑल्सो एब्सोल्युटली इफ द पेशेंट हैज ऑलरेडी बीन सेंसिटाइज्ड टू फ्लोरेसेंट स्टेन, अगर उसको पहले भी कुछ रिएक्शन हो चुका है, वो सेंसिटाइजिंग डोज रहा होगा, नाउ द एक्साइटिंग डोज इज गोइंग टू बी सीरियस, तो यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर एन हिस्ट्री. ठीक है, इसके बाद रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में भी सेट कि रीनल हो सकता है कि हमें एक्सक्रीशन कराना है, रीनल फेलियर इज देयर, यू शुड नॉट. हेपेटिक फेलियर की कंडीशंस में नहीं करना चाहिए. मायोकार्डियल इंफार्क्शन का रिस्क है, इसलिए ऑल द कार्डियक केसेस अपन को नहीं करना है. For hypersensitivity reactions, we know that wheezing and breathing difficulties can happen, तो asthma के cases में नहीं करना है. Pregnancy particularly in first trimester जहाँ पे teratogenic effect कर सकता है, वहाँ पे हमें नहीं use करना है. ठीक है. Then what are the prerequisites for फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी? तो पहली चीज तो हमें एक फंडस कैमरा चाहिए जिसमें डिजिटल इमेजिंग सिस्टम होना चाहिए. ये फील्ड वाइज अलग अलग आते हैं, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री फील्ड अपना कैप्चर कर सकते हैं, उतने आते हैं. आजकल वाइल्ड फील्ड इमेजिंग भी आने लगे हैं जिससे हम पेरिफेरीज को भी स्क्रीन कर सकते हैं. तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स जिसमें वैस्कुलाइटिस वगैरह आता है, वो सब भी हम आजकल स्क्रीन कर पा रहे हैं. ठीक है, कोबाल्ट ब्लू एक्साइटेशन फिल्टर चाहिए. ये क्यों चाहिए हमें?
एक्साइट होता है। तो दैट इज व्हाई वी नीड दिस कोबाल्ट ब्लू एक्साइटेशन फिल्टर स्पेसिफिकली, इससे हम एक्साइट करते हैं डाई को। एंड जब रिटर्न में आ रहा है तो वी आर यूजिंग अ येलो बैरियर फिल्टर। क्यों? all the yellow light from entering, because again a spectrum of light is emitted. with GAUR में अगर आप बात करें, green and yellow are very adjacent, तो आपको चाहिए green light, तो you are filtering the yellow light from here। ठीक है, डाई हमें चाहिए, हम कॉन्सेंट्रेशंस की बात कर चुके हैं। वेन फ्लो हमें चाहिए रहेगा, हमें एक प्रॉपर सिरिंज चाहिए रहेगी जिससे हम सही टाइम पे पुश कर सके, एंड इमरजेंसी ड्रग किट। व्हाट इज द इमरजेंसी ड्रग किट दैट वी कीप? कॉमन ड्रग्स, हाइड्रोकॉर्ड रखते हैं, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन रखते हैं, एंड एविल्डेक्सा रखना चाहिए हमें, एंड डाइफेनहाइड्रामिन रखते हैं फॉर ऑल द केसेस ऑफ नॉशिया एंड वॉमिटिंग, वो सब हमें रखना है। ठीक है, देन व्हाट इज द टेक्निक? यू शुड बी आस्किंग द पेशेंट टू कंफर्टेबली सिट। जो कंफर्टेबल पॉस्चर रहेगा उसी में पेशेंट सबसे ज्यादा कोऑपरेट कर पाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रीटी लॉन्ग प्रोसीजर। लॉन्ग एज इन कि हमें बहुत जल्दी जल्दी फोटोग्राफ्स लेने होते हैं, तो द पेशेंट शुड बी कोऑपरेटिव इनफ। ठीक है, एंड उसके बाद हमें कंसेंट उसकी प्रॉपर लेनी है, उसमें सारी चीजें हमें बतानी, ऑल द एडवर्सिटीज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके बाद फिर हम उसको पुश करेंगे, एंड उसके बाद हम वेट करेंगे फॉर अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स। 5 to 10 सेकेंड्स में हम उसका पिक्चर लेना शुरू करेंगे। बस इससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बिफोर पुशिंग द डाई वी हैव टू टेक अ स्टैंडर्ड फोटोग्राफ। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, रेड फ्री होना चाहिए, बिफोर द डाई फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे विद द डाई एंड गो फॉर द पिक्चर्स। सिक्वेंशियल पिक्चर्स लेने हैं, एवरी अपन को 1 to 2 सेकेंड्स पिक्चर्स लेने हैं, अप टू 25 सेकेंड्स, एंड उसके बाद फिर हम वेट करते हैं। वी क्लिक अ पिक्चर एट 1 minute, देन 5 minutes एंड 10 minutes। ये यूजुअल हमारा सीक्वेंस रहता है। बट टू टेक दैट रैपिड सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स द पेशेंट नीड्स टू बी वेरी कंफर्टेबल। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब फेजेस की बात करें तो हम 4 फेजेस में इसको मेनली स्टडी कर लेते हैं। दैट इज द कोरोइडल फ्लश, दैट इज प्री आर्टीरियल फेज, देन वी हैव द आर्टीरियल फेज, आर्टीरियोवेनस एंड वीनस फेज। इसके बाद एक और फेज हम देखते हैं, दैट इज द रीसर्कुलेशन फेज, जिसके लिए हम लेट टाइम की फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। ठीक है, तो कमिंग टू द कोरोइडल फेज फर्स्ट, ये 9 to 15 सेकेंड्स आफ्टर डाई इंजेक्शन शुरू होता है। अगर हम कहें कि आर्म टू रेटिना टाइम क्या होता है, यूजुअली 10 to 12 सेकेंड्स हम कहते हैं, लेकिन this range is considering all the young patients as well as the old patients, because younger patients में the circulation can be very fast, it can be around 8 to 9 seconds, and for the older patients who have arteriosclerosis वहाँ पे it can go beyond 14-15 seconds। ठीक है, तो हम इतना वेट नॉर्मली करते हैं। कोरोइडल फेज में क्या होगा? देयर विल बी अ पैची लोबुलर फिलिंग ऑफ द कोरोइड। क्यों हो रहा है? वी गॉट इट अभी तक। देयर इज अ लोबुलर a supply from the short posterior ciliary artery एंड कोरियोकैपिलरी से, क्योंकि वहां पे लीक हो रहा है तो ये पैची फिलिंग यहाँ पे हो जाएगी। हर लोब्यूल एक साथ फिल हो जाए इट इज नॉट नेसेसरी, तो इसलिए इरेगुलर लोब्यूलर फिलिंग हमें दिखाई दे सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा आर्टीरियल फेज। आर्टीरियल फेज लगभग 1 सेकेंड बाद शुरू होगा आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कोरोइडल फेज। आर्टीरियल फेज में नाम से समझ में आ रहा है कि क्या फिल हो रहा होगा? द रेटिनल आर्टरीज। ठीक है, रेटिनल आर्टरीज अगर फिल हो रही हैं तो आपको समझ में आ गया, दिस इज द आर्टीरियल फेज। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलते हैं आर्टीरियोवीनस फेज। हम कह रहे हैं ना आर्टरीज पूरी तरह से एम्प्टी हुई है, ना वेन्स पूरी तरह से फिल हुई हैं, देयर इज अ मिड वे। ठीक है, तो मिड वे कैसे अपना डिनोट होगा? देयर विल बी अ लैमिनार फ्लो। वेन्स में आपको लैमिनार फ्लो दिखाई देगा। व्हाट इज लैमिनार फ्लो? ब्लड में 2 कॉलम्स होते हैं, एक सेंट्रल कॉलम, एक पेरिफेरल कॉलम हम बात करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल कॉलम? ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक अपना हो जाता है फ्लूइड कंपोनेंट, एक होता है सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट फ्लोज इन द सेंटर एंड पेरिफेरी में हमारे फ्लूइड कंपोनेंट है वो फ्लो करता है। तो विच विल बी फास्टर? आई कांट हियर इट। फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज सेल्स को मूव करने में टाइम लगेगा ना। तो जो लैमिनार फ्लो है दैट इज लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। दैट इज हैपनिंग बिकॉज द फ्लूइड कंपोनेंट इज मूविंग एट अ फास्टर पेस कंपेयर टू द सेल्स। ठीक है, तो जब आर्टीरियोवीनस फेज आता है तो हमें ये चीज दिखाई देने लगती है। ठीक, कंपेयर टू द वीनस फेज,
आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पूरी फिलिंग हो चुकी होगी वेन्स की, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस इट इज पोजिंग कि आर्टरीज खाली हो रही हैं और वेन्स फिल हो रही हैं, ठीक है, जबकि आर्टेरियोवेनस में बीच का फेज था, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब अगर हम यहाँ देखें, देयर इज अ प्री आर्टीरियल फेज। क्या दिख रहा है इसमें? लॉट्स ऑफ पैची फिलिंग, जरा जरा सी पैची फिलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर हम आते हैं आर्टीरियल फेज पे। आर्टीरियल फेज में इफ यू सी द आर्टरीज आर कंप्लीटली फिल्ड, द वेन्स आर कंप्लीटली एम्प्टी, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आया, दिस इज आर्टीरियल फेज। कमिंग टू आर्टीरियोवेनस फेज, यहाँ पे देखो लैमिनार फ्लो दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज द आर्टेरियोवेनस फेज। कमिंग टू द, सॉरी आई गेस नॉमेनक्लेचर गलत हो गया। देन वी हैव द वीनस फेज। वीनस फेज में हमें दिखाई दे रहा है कि ये वेन्स जो है ये कंप्लीटली फिल हो चुकी है, ठीक है। आर्टरीज का फ्लोरेसेंस इज लेस कंपेयर टू द वेन्स, ठीक है। एंड देन वी हैव द रीसर्कुलेशन फेज। रीसर्कुलेशन फेज में सारी चीजें ब्लर हो गई है, द फ्लोरेसेंस हैज डिक्रीज्ड कंपेयर टू द अर्लियर स्टेजेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फेजेस जो हैं ये वर्क करेंगे। कमिंग टू द इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशंस में देयर आर सर्टेन नॉमेनक्लेचर्स जो हमें पता होने चाहिए, लाइक हाइपोफ्लोरेसेंस एंड हाइपोफ्लोरेसेंस। हम जैसे रिफ्लेक्टिविटी की बात करते हैं इन द ओसिटी, इस तरह से यहाँ पे फ्लोरेसेंस की बात करी जाती है। तो हाइपोफ्लोरेसेंस का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? जो ब्राइट दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या ब्राइट दिखना चाहिए था? द कोरोइड, वो दिखना चाहिए था, पैची फिलिंग दिखनी चाहिए थी। आर्टरीज में आपका फ्लोरेसेंस जाना चाहिए था, वेन्स में आपका फ्लोरेसेंस जाना चाहिए था। रिसर्कुलेशन फेज में भी सब जगह फ्लोरेसेंस कम हो जाता है लेकिन दिखना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था। बट अगर नहीं है तो दैट इज हाइपोफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो हाइपोफ्लोरेसेंस में दो चीजें आ सकती हैं, देयर कैन बी अ ब्लॉक फ्लोरेसेंस एंड देयर कैन बी अ फिलिंग डिफेक्ट। ब्लॉक मतलब कि जो पीछे बैकग्राउंड था उसमें जो फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा था वो नहीं दिख रहा, ठीक है। देन फिलिंग डिफेक्ट कि जिस वेसल में जाना चाहिए था वहां नहीं गया, इजी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हाइपरफ्लोरेसेंस में। हाइपरफ्लोरेसेंस का मतलब क्या हुआ? जहां नहीं जाना चाहिए था वहां दिख रहा है, ठीक है। एबनॉर्मल पैटर्न्स भी हो सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या आ जाता है, देयर इज कूलिंग। कूलिंग का मतलब कहीं पर तो सब जगह कलेक्ट हो रहा होगा, लीकेज में भी स्टेनिंग में भी। कूलिंग में क्या फर्क है? व्हाट इज अ स्विमिंग पूल एंड व्हाट इज अ रिवर? प्रॉपर स्पेस, एक स्पेस होनी चाहिए जिसमें कलेक्ट हो रहा है, तो पूलिंग इज अ स्पेस, ठीक है। किसी भी एक प्रॉपर स्पेस में हो रहा है तो व्हाट इज द स्पेस इन द रेटिना? सबरेटिनल स्पेस। सो सबरेटिनल स्पेस में देयर अकर्स पूलिंग, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट लीकेज। लीकेज कहाँ से होगा? जहाँ हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ब्लड रेटिनल बैरियर हमें नहीं दिखेगा। हाँ, तो द ब्लड वेसल्स विच शुड नॉट लीक आर लीकिंग, ठीक है। तो वो हो गया। फिर स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब दाग लग जाना, है ना। कोई चीज किसी स्टेन को पकड़ के बैठ जाए, दैट इज स्टेन, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक प्रॉपर्टी है उसको एब्जॉर्ब कर लेना या अपने पास होल्ड कर लेना लंबे टाइम के लिए, दैट विल बी रिफर्ड एज स्टेनिंग, ठीक है। एंड विंडो डिफेक्ट, समथिंग पीपिंग फ्रॉम द विंडो। व्हाट शुड बी द विंडो? अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। Throughout the angiogram, if you see, go back. Throughout the angiogram, if you see, there is a fovea which is dark throughout. क्यों ऐसा? Foveolae vascular zone होता है and RPE cells are taller and have more melanosomes, and the macula consists of which pigments? Xanthophylls ज्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थ्रू आउट उसके कारण यहाँ पे हाइपोफ्लोरेसेंस मेंटेन्ड है, ठीक है।
हम बात कर रहे हैं विंडो डिफेक्ट की। अगर यहाँ पे कोई विंडो होती तो क्या हमें कुछ दिखाई देता? क्या दिखता? कोरोइडल फ्लोरेसेंस, एग्जैक्टली। तो द विंडो इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स के कारण। तो इफ देयर इज अ पिगमेंट लॉस, there will be a window defect. ठीक है, तो that is what we are talking about here. Pooling we got it. There is a space जहाँ पे pooling हो रही है. Leakage from the vessels which should not be leaking. Staining is holding the molecule with it, and window defect is something which is peeping from behind. ठीक है, तो हाइपोफ्लोरेसेंस, रिडक्शन और एब्सेंस ऑफ फ्लोरेसेंस था। हमने बात करी ब्लॉक फ्लोरेसेंस के बारे में। तो ब्लॉक किस चीज से हो सकता है? एनीथिंग विच इज सीटिंग अबव। ठीक है, तो आप अगर कोरोइड के ऊपर बात करो तो कोरोइड के ऊपर हेमरेजेस हो सकते हैं। तो कौन कौन से लेवल पे हो सकते हैं? सब रेटिनल हेमरेजेस, इंट्रारेटिनल हेमरेजेस, प्री रेटिनल हेमरेजेस। ये सारे हेमरेजेस जो हैं ये ब्लॉक फ्लोरेसेंस कराएंगे। कॉटन वूल स्पॉट्स भी हो सकते हैं विच कैन ब्लॉक द फ्लोरेसेंस। ठीक है, हार्ड एक्सुडेट्स अगेन कैन ब्लॉक द फ्लोरेसेंस। इसके बाद हम फिलिंग डिफेक्ट्स की बात करें तो जिस जिस वेसल में ब्लॉकेज हो रहा है डेफिनेटली यहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट मिलेगा। इट कैन बी पार्शियल, इट कैन बी कंप्लीट। बिल्कुल फिलिंग नहीं हो रही है, दैट इज अ कंप्लीट फिलिंग डिफेक्ट। देयर इज अ पार्शियल फिलिंग, जैसे हम बात करते हैं CRAO के बाद वापस से रिसर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें जो रहेंगी दैट विल कम एज पार्शियल फिलिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, देयर कैन बी कैपिलरी नॉन परफ्यूजन एरियाज, कैपिलरी ड्रॉप आउट्स कहते हैं जिनको। कैपिलरीज ने वहां पे सप्लाई करना बंद कर दिया, दे आर क्लोज ओवर देयर। ठीक है, तो दिस कैन बी कैपिलरी नॉन परफ्यूजन एरियाज। तो ये सारे फिलिंग डिफेक्ट्स हो जाएंगे। टॉकिंग अबाउट ब्लॉक फ्लोरेसेंस, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस इज अ प्री रेटिनल हेमरेज। कैसे समझ में आ रहा है प्री रेटिनल हेमरेज है? वेसल्स के ऊपर आ रहा है, देयर इज ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ द नॉर्मल वैस्कुलेचर ओवर हियर। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है देयर इज अ ब्लॉक फ्लोरेसेंस, ब्लॉकिंग ऑल ऑफ व्हाट? ब्लॉकिंग द रेटिनल वैस्कुलेचर, देन द कोरोइडल वैस्कुलेचर एज वेल। तो ये हर लेवल पे जाके ब्लॉक कर रहा है बिकॉज इट इज सिटिंग ओवर हियर। ऊपर बैठा है, उसके नीचे की सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मास्क फ्लोरेसेंस, डिक्रीज ट्रांसमिशन, नेगेटिव फ्लोरेसेंस, ऑब्स्क्योर फ्लोरेसेंस, बहुत सारे टर्म्स इसके लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट इंट्रारेटिनल हेमरेजेस इन CRBO। दिस इज अ CRBO कंडीशन। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बहुत सारे हेमरेजेस हैं और यहाँ पे वो हमें ब्लैक डॉट्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। दिस इज ऑल मास्क्ड कोरोइडल फ्लोरेसेंस। ठीक है, क्योंकि इंट्रारेटिनल है तो ऊपर का वैस्कुलेचर तो ठीक है ना। यहाँ पे इंट्रारेटिनल है तो ये नीचे का जो फ्लोरेसेंस है उसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगेन इफ यू सी देयर इज अ प्री रेटिनल हेमरेज ऑल्सो। ठीक है, और इंट्रारेटिनल हेमरेज ऑल्सो। दिस इज अ कॉम्बिनेशन कंडीशन। दोनों का हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मास्किंग इसके कारण हो रही है, यहाँ पे मास्किंग इसके कारण हो रही है। ठीक है, विच वैस्कुलेचर इज ब्लॉक्ड? यहाँ पर कोरोइडल, और यहाँ पर कोरोइडल एंड रेटिनल। ठीक है, देन सबरेटिनल हेमरेज के बारे में बात करते हैं। सबरेटिनल हेमरेज यहाँ पर है, तो ऊपर के वैस्कुलेचर का क्या होगा? पूरा हमें उसके ऊपर से जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो ब्लॉक्ड है वो क्या है? कोरोइडल। ठीक है, ये पूरा हमें यहाँ पे भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल ब्लॉक्ड कोरोइडल फ्लोरेसेंस। टॉकिंग ऑफ सम कंडीशंस जिसमें कि पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इज द लास्ट लेयर ऑफ रेटिना, आउटर मोस्ट वन। तो अब क्या ऊपर का रेटिनल वैस्कुलेचर ब्लॉक होना चाहिए? नो, what will be blocked is the choroidal fluorescence. You can see a complete dark spot. ये throughout the phases exist करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोरोइडल लीवर्स की बात करें, नीचे कोरोइड में है तो क्या ब्लॉक होना चाहिए? ओनली द कोरोइड। ठीक है, अगेन दोनों में डिफरेंस आएगा from the clinical appearance. You cannot only rely on the clinical investigations, you have to go for the examination. ठीक है, तो इन दोनों को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, this can also be a choroidal nevus, this can also be a subretinal hemorrhage. इसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कमिंग टू फिलिंग डिफेक्ट्स। फिलिंग डिफेक्ट्स में हमने कहा था कि या तो वो कंप्लीटली फिल नहीं हो रहा या फिर वो पार्शियली फिल नहीं हो रहा,
और या तो फिर वहां पे कैपिलरी ड्रॉप आउट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर एरिया पूरा जो है ये पूरा हाइपोफ्लोरेसेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, व्हाट डू यू अज्यूम? ये लार्जर वेसल्स हमें समझ में आ रही है ना? ये जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है क्या है? कैपिलरी प्लेक्सेस। यहाँ पे वो नहीं दिख रहे, क्या हुआ होगा? कैपिलरी ड्रॉप आउट्स, कैपिलरी नॉन परफ्यूजन एरियाज हो गई है। ठीक है, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे कि हेमरेजेस भी है, यहाँ पे एक्सुडेशन भी है, और यहाँ पे कैपिलरी ड्रॉप आउट एरियाज भी हैं। क्या हो सकता है ये? It can be NPDR, it can also be CR. Again, clinical examination remains important. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें there is a vascular filling defect which is complete. ये वेसल भर ही नहीं रही है। ठीक है, क्यों नहीं भर रही होगी? ऑक्लूशन। अगर सिर्फ इतने पार्ट में ऑक्लूशन हुआ है, दिस इज व्हाट? ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूशन। ठीक है, अगर हम अगेन सीआरबीओ पे आ जाते हैं, सीआरबीओ में हमें यहाँ पे ढेर सारे हेमरेजेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉटन वूल स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हम जब फ्लोरेसेंस में देख रहे हैं तो बहुत ही कम वैस्कुलेचर फिल हुआ है ना? बाकी इस साइड का कोई वैस्कुलेचर फिल नहीं हुआ है, तो क्या हुआ होगा? ब्लॉकेज रीओपन नहीं हुआ इन साइड पे एक तो। ठीक है, ऑल्सो द फेस कैन बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टीरियोवेनस ट्रांजिट टाइम जो है वो डिले हो जाता है। ठीक है, जब पार्शियल ब्लॉकेट भी हुआ है या रिसर्कुलेशन हुआ है, एवी ट्रांजिट टाइम जो है वो डिले हो जाएगा, देयर विल बी इंक्रीज ट्रांजिट टाइम। ठीक, फिर यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि हमें ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया क्या होना चाहिए था? दिस इज द ऑप्टिक डिस्क, दिस इज टेम्पोरल टू इट, दिस इज व्हाट? मैक्यूला तो पूरा है, ये क्या है? अभी तो हमने बात करी थी, which was hypofluorescent throughout the phases. फोविया है ना, फोविया में फास्ट था। अब ये एरिया नॉर्मल लग रहा है क्या, और इज इट समथिंग एबनॉर्मल? फाज कितना बड़ा होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 1 डिसामीटर फाज बड़ा होना चाहिए। दिस इज मच लार्जर देन दिस। दिस इज एनलार्जमेंट ऑफ फाज seen in cases of ischemic maculopathies, in cases of diabetic retinopathy again. ठीक है, तो अगर ये हो गया है, you keep injecting anti-VEGF, the patient is not going to respond. क्यों? ischemic maculopathy और exudative maculopathy में कुछ तो डिफरेंस होगा ना? ischemia is what? The tissue is going to die because of hypoxia, है ना? तो ischemia क्या यहाँ पे हो रहा है, आप anti-VEGF इंजेक्ट करके यहाँ का ischemia रिलीव कर पाओगे? Can you reinstate the vascularity in this condition? नहीं हो पाएगा ना, that is why I keep injecting injections, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, we come to CRO. CRO में क्या हो रहा है? The artery is blocked. ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं there is a complete filling defect. इन एरियाज में कोई फिलिंग ही नहीं हो रही है, यहाँ नीचे भी इस साइड पे कोई फिलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट फिलिंग डिफेक्ट इन सर्टेन प्लेसेस। अगर यही सीलियोरेटिनल आर्टरी होती तो क्या होता? कुछ और कहना चाहेगा कोई और? रेटिना की एनाटॉमी किसने पढ़ाई थी? हाँ, सीलियोरेटिनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कोरोइडल सर्कुलेशन बेसिकली। तो आपको कौन से फेज में मिलना चाहिए इसका फ्लोरेसेंस? कोरोइडल फेज, इट इज मच बिफोर द आर्टीरियल फेज, है ना? तो आपको अर्ली फेजेस में ही सीलियोरेटिनल आर्टरी मिल जाएगी, वहां पे आपको ट्रांसफ्यूज्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो वी डू नॉट हैव टू वेट फॉर द आर्टीरियल मतलब फेज फॉर इट। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो देयर इज अ प्रिजर्व्ड एरिया, यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रही है ना, तो द मैक्यूला इज स्टिल प्रिजर्व। टॉकिंग ऑफ हाइपरफ्लोरेसेंस, इंक्रीज्ड फ्लोरेसेंस हो रहा है इसमें। इसमें विंडो डिफेक्ट्स की हमने बात करी थी, आरपी एट्रोफी की कंडीशन में मिल सकती है। ठीक है,
हमने कहा लीकेज हो सकता है, तो लीकेज फ्रॉम ऑल द एबनॉर्मल वेसल्स, ऑल द एबनॉर्मल वेसल्स आर न्यूवास्कुलर वेसल्स, ठीक है। इंट्रारेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज आल्सो, एंड माइक्रोएन्यूरिज्म आर वीकनिंग्स इन द नॉर्मल वेसल्स, अगेन दे कैन लीक, ठीक है। पूलिंग सब रेटिनल स्पेस में हो रही थी, सब रेटिनल स्पेस में कौन सा फ्लूइड होता है, ये आता है एक्सुडेटिव फ्लूइड इन सीएसआर, तो ये हमें मिल सकता है। देन स्टेनिंग, स्टेनिंग कैन बी नॉर्मल एट द डिस्क, पेरिफेरीज जो मार्जिन्स रहती है उसमें हो सकती है। ऑप्टिक कप के यहाँ पे भी हमें स्टेनिंग दिख सकती है, दैट इज बिकॉज द स्क्लेरा इज बीइंग स्टेन्ड, द लामिना क्रिब्रोसा इज बीइंग स्टेन्ड, ठीक है। तो कोरॉइड में स्टेनिंग रह सकती है, स्क्लेरा में स्टेनिंग रह सकती है, इवन द ड्रूजन्स कैन हैव स्टेन्स, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे स्टेनिंग में दिख सकती है। तो लेट्स सी विंडो डिफेक्ट्स, विंडो डिफेक्ट्स में अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो देयर इज अ क्लियर विंडो डिफेक्ट जिसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है थ्रू आउट द फेजेस, लेकिन साइज सेम है। क्या हो सकता है, दो ही ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे, तो यही हो सकते हैं, बिकॉज वेल डिफाइंड स्पेस में रहेंगे एंड पीछे से कोरॉइड इज सीइंग इट, ठीक है। तो कोरॉइड जब यहाँ पे फ्लश कर रहा है, शुरू में धीरे धीरे फ्लश करना शुरू करेगा, लाइटर इंटेंसिटी विल इंक्रीज इन इंटेंसिटी विद द फेजेस, और वो बढ़ के जाएगा, आखिरी तक जाएगा, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाएगा एज द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, है ना। तो द साइज विल रिमेन सेम, द इंटेंसिटी विल इंक्रीज थ्रू आउट द फेजेस, दैट इज विंडो डिफेक्ट, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ देख रहे हैं, व्हाट इज दिस केस, ARMD। तो ARMD में ड्रूजन्स में क्या हो सकता है, दे कैन बी स्टेनिंग। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, इज अ फुल थिकनेस मैक्युलर होल, अगेन अ मैक्युलर होल ओवर हियर, इसके कारण क्या होगा, पीछे का कोरोइडल फ्लोरेसेंस हमें दिखाई दे सकता है। दिस इज नॉट वेरी मच विजिबल हियर, स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हमें सेंटर में एक पूरा हाइपर फ्लोरेसेंट एरिया दिखाई देगा, ठीक है, थ्रू आउट द फेजेस अगेन। देन लीकेज की बात करें, लीकेज वेसल से हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देयर इज अ लीकेज, ये लेट फेज दिखाई दे रहा है, ये यूजुअली अपन को लेट आर्टेरियोवेनस फेज या वीनस फेज में दिखाई देता है, प्रॉपर फॉर्म्ड सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा व्हिच इज डिनोटेड बाय फ्लावर पेटल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये लीकेज कहाँ से हो रहा होगा, द माइक्रोएन्यूरिज्म्स, ठीक है, जो वास्कुलेचर वहां पर डैमेज हुई है उससे हो रहा है ये लीकेज। तो ये कब देखने मिल रहा है हमें, आई टोल्ड यू द लेटर स्टेजेस, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्लड पैसेज होना शुरू होगा, लीकेज होना शुरू होगा, एंड इट विल बी वेल डेवलप्ड बाय द लेट फेजेस, क्योंकि लीकेज होने में टाइम लगेगा, जो नॉर्मल वैस्कुलरिटी उसको फ्लो करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन लीकेज में टाइम लगेगा बिकॉज स्मॉल लीकेजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इट विल बी सीन इन लेट फेजेस, वेल डेवलप्ड, लेकिन धीरे धीरे स्टेजेस में आपको आर्टेरियोवेनस स्टेजेस से आपको लीकेज दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन इफ वी सी, यहाँ पे फोकल लीकेज हो रहा है, देयर कुड बी अ माइक्रोएन्यूरिज्म ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे एक्सुडेट्स की एक रिंग दिखाई दे रही है व्हिच इज नोन एज सर्सिनेट रेटिनोपैथी, सीन इन केसेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगेन क्यों हो रहा होता है कि सेंटर में एक माइक्रोएन्यूरिज्म होता है जो बहुत लीकी होता है, उसके लीकेज के कारण यहाँ पर हर जगह पे एक्सुडेट्स की एक रिंग फॉर्म हो जाती है, एंड अकेले एक्सुडेट्स से लीक हो नहीं रहे होंगे, देयर विल बी अ ट्रांसुडेट एज वेल, तो ये यहाँ पर हमें दिखाई देगा अगेन लेट स्टेजेस में। तो दिस इज सेंटर इन्वॉल्विंग exudative maculopathy and this is focal exudative maculopathy in cases of diabetic retinopathy. कूलिंग की बात कर रहे थे हम, CSR में सब रेटिनल फ्लूइड होगा, ठीक है। सब रेटिनल फ्लूइड देखो यहाँ से शुरू हुआ इसमें, ठीक है, यहाँ पर दो जगह से हमें लीकेज दिखना शुरू हुआ, दिस इज ग्रोइंग इन इंटेंसिटी एज वेल एज इन साइज, इसके कंपैरिजन में इसको देखेंगे दिस हैज इंक्रीज्ड एंड फर्दर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इंक ब्लॉट पैटर्न होता है CSR में जो हमें FFA में देखने मिलता है। आप किसी भी एक टिश्यू पेपर पे अगर इंक को ड्रॉप करते हो डाइल्यूटेड इन वाटर, व्हाट हैपेंस, स्प्रेड करना शुरू करता है, दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर, इसलिए इंक ब्लॉट पैटर्न कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे हमें एक मशरूम शेप का लीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिख रहा है ये लीकेज शुरू हुआ है एंड इट इज ग्रोइंग, अम्ब्रेला शेप लीजन या फिर इसको स्मोक स्टैक पैटर्न भी बोलते हैं या फिर मशरूम पैटर्न बोलते हैं, ये अगेन CSR में देखने को मिलता है। दीज आर द टू वेरिएबल पैटर्न सीन इन CSR। स्टेनिंग की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज आर स्टेन्स बाय लूजेंस, ये लॉन्ग स्टैंडिंग रह जाते हैं, हम बाद में भी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो भी हमें दिखते हैं अनलेस द स्टेन इज कंप्लीटली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है।
मेरा क्वेश्चन है कि वो माइक्रो है ना, तो इरमा और न्यूरोवेस्कुलाइजेशन को डिफरेंस करने के लिए लीकेज यूज की, न्यूरोवेस्कुलाइजेशन के लिए हम लीकेज इरमा विल नॉट, ऐसा होता है दिमाग में होता है सर, लेट लीकेजेस होते हैं माइक्रो आउट पाउचिंग हम्म। एक एरिया दिखेगा जो वेल डिफाइंड है, लेटर स्टेज वो आउट है ना। हाँ, लेट स्टेजेस में ही आना शुरू होता है। मोस्ट कॉमनली आर्टेरियोवेनस फेजेस से दे लीक एंड दे आर बेटर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ वेनस स्टेज। इरमा और न्यूरोवेस्कुलाइजेशन लेट लीकेजेस। अच्छा, इरमा कम लीक करता है कंपेयर टू माइक्रोएन्यूरिज्म्स एंड न्यूरोवास्कुलर। और जो एन्यूरिज्म्स हैं वो also have a similar kind of, हम उनको डिफरेंशिएट भी ऐसे ही करते हैं। Clinical correlation is very much important. Other than that, सिर्फ FFA पे it is not possible to differentiate things. इसलिए एक स्टैंडर्ड फोटोग्राफ का पैटर्न हमेशा फॉलो करना होता है उसमें से। हमारा जो प्रेजेंटेशन है क्या बोलते हैं इसको, जो स्पेशल फैक्ट्स हैं तरीके से उसकी एक क्लास है तो बहुत अच्छा है। और अपने पास मशीन है तो एटलीस्ट लोग कर लेने चाहिए है ना। तो मैं डाई मंगा देता हूँ ठीक है। So the software is not working right now. अभी बात हुई थी टॉपकॉन वाले से, तो नेक्स्ट वीक आके वो वापस से इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया था जब लास्ट वो प्रोसेस कर रहे थे AI वाली अपन, तो उसमें वो पास की मांग रहा था, तो फिर बीच में एक विजिट उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने देखा कि सॉफ्टवेयर इज डिलीटेड। वो सेल्फ डिलीट हो गया है प्रोबेबली बिकॉज नेट जैसे ही कनेक्ट हुआ इट स्टॉप्ड वर्किंग, तो वो वापस से रीइंस्टॉल करने अभी नेक्स्ट वीक में आएंगे। ठीक है, वरना इसमें बहुत एंजियोग्राफीज करनी है पहले। It's क्या बोलते हैं FFA as a unique role वो CT आने से बहुत कम यूज हो गया है FFA in the decision making like ग्रेड लेजर्स, फोकल लेजर्स सबके लिए इट इज स्टिल स्टैंडर्ड। रेगुलरली अगर आपको डायबिटिक में बहुत सारे केसेस एंटी-VEGF यूज होना है, ग्रेड लेजर करना है, ये सब बहुत यूजफुल है। So because अभी anti-VEGF हम यूज कर रहे हैं तो we are just giving anti-VEGF to every patient and not even understanding कि क्यों response नहीं आ रहा है, तो ischemic maculopathies are much important to be ruled out. So it's a combination of OCT and OCT angiography. FFA, OCT angiography and angiography, these three devices which will give a clue regarding the prognosis, regarding the part. So at least for demonstration purpose, so I will arrange for time जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी कोई स्टोरी हो All clear. हमारे पास वार्ड में जो हमने किट बनाई थी वह हाँ कौन भी वार्ड में कौन है वार्ड में इमरजेंसी किट बनाई है भी वर्किंग करना भी ना पड़े कभी नहीं हमारे आज कर लो तुम आज मुझे चेक करके बताओ क्या क्या है करके हमको एंजियोग्राफी ठीक है। उसका एक हमने वो बनाया प्रेजेंटेशन तो आयुषी से बात कर लें क्या फाइनल
तो उसको देखो और उसकी एक्सपायरी चेक करो, है ना? ठीक है। और दूसरा ये कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का हमारे पास केसेस आए हुए हैं, कर लेते हैं थोड़ी देर, है ना? अभी अपने पास एक वो है, और एक हमारे पास पीडीआर वाला भी है, जिसको कि रूबियोसिस थायराइडिस है ना? तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो और उसको कर देते हैं प्रेजेंट, है ना? तो मैं नाम डाल देता हूँ ईशा का, केस तुम बता देना, ठीक है? हाँ, 40 को है, तो नाम देना है और वो देना है, केस देना है ना? तो दोनों में से कौन पेशेंट अच्छा होगा तो करा कर उसका देख लो, कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है तो ये भी मैम से बात हाँ हाँ